Let's start. A very good morning to each and everyone, and I hope you had a very good day today. And so, I'll be talking about today software engineering, that is the part of your course curriculum. और इस सब्जेक्ट में हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, जिसमें कि टेस्टिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। टेस्टिंग में हम लोगों ने जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो पर्पस हैं, क्लासिफिकेशन बाय पर्पस, क्लासिफिकेशन बाय लाइफ साइकिल फेज एंड क्लासिफिकेशन बाय स्कोप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है, राइट। तो क्लासिफिकेशन बाय पर्पस में आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि क्लासिफिकेशन बाय पर्पस में हम लोगों के पास था करेक्टनेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। और जबकि आपका क्लासिफिकेशन बाय लाइफ साइकिल फेज में था कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो कैटेगरीज हैं, उसमें आपका रिक्वायरमेंट फेज टेस्टिंग, डिज़ाइन फेज टेस्टिंग, और आपका जो प्रोग्राम फेज टेस्टिंग, इवैल्यूएटिंग टेस्ट रिजल्ट्स, इंस्टॉलेशन फेज टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें थी। बाय स्कोप जो है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जो है कैटेगरीज जो इस्तेमाल की है बाय स्कोप, तो यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा है। अभी वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर टेक्निक्स करेंगे हम लोग, और सॉफ्टवेयर टेक्निक्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों के जानने के लिए हैं। तो वो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स के लिए जो है आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, तो दैट विल बी अ वेरी, ये देखिए मैं आपको शेयर कर दिया हूँ स्क्रीन को, एंड यू विल बी एबल टू विजुअलाइज द सॉफ्टवेयर टेक्निक्स। आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स है, ये क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर टेक्निक्स है क्या। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स में हम लोगों ने जो देखा है वो ये कि टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग अ प्रोग्राम। कभी भी जब हम लोग टेस्टिंग का काम करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं, उन सारे प्रोग्राम्स वो सारे प्रोग्राम्स किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से वे प्रोग्राम इफेक्ट डालेंगे आपके सॉफ्टवेयर पे, और किस तरीके से जो आपका काम है वो करेंगे, इस तरीके उसको जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इस ध्यान में ये भी रखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिक कंटेंट है, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक कंटेंट कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया आपने प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो टेस्टिंग में पहचान ली जाती है। हो सकता है कि प्रोग्राम आपको रिजल्ट दे रहा हो सकता है कि वो प्रोग्राम आपको आउटपुट, बढ़िया आउटपुट भी दे रहा हो, लेकिन जिस आउटपुट की आपको तलाश है वो हो सकता है कि एग्जैक्ट आउटपुट देने में सक्षम ना हो। अब एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली 3+5 जो है वो आपको 8 ही आंसर देगा, लेकिन उस 8 को लिखने के तरीके काफी सारे हो सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू 8, या फिर द एडिशन ऑफ द नंबर 3 एंड 5 इज इक्वल टू 8, तो दोनों में फर्क है। फिर उसके बाद उसको तीसरे तरीके से लिख सकते हैं, द इनपुट नंबर इज a is equal to 3, b is equal to 5 and the output sum is equal to 8। तो ये लिखने के कई सारे तरीके हैं, तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। सिंपल एडिशन के बारे में मैंने बताया आपको। तो जब आप तीनों को आप जज करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा मैंने इनपुट दिया था 3 और 8, सॉरी 3 और 5, तो ये तो इनपुट दिया था, लेकिन उस पहले वाले जो एग्जांपल था उसमें क्या हुआ था कि 8 सिंपली 8 सम दे दिया था।
तो हमें पता ही नहीं चला कि वो इनपुट कैसे किस तरीके से दिया गया था। जबकि दूसरे केस में क्या होता है कि आपका जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई किया गया कि अच्छा हमने जो नंबर दिया था उसमें जो एडिशन हुआ ये एडिशन है प्रॉब्लम, जिसमें कि एडिशन 3 और 5 को जोड़ा गया है तब 8 आया है। जबकि तीसरे एग्जाम्पल में मैंने जो बताया उसमें क्या था कि इनपुट कराया गया है 3, a इज इक्वल टू 3 इनपुट कराया गया, b इज इक्वल टू 5 इनपुट कराया गया, और जो आउटपुट रिजल्ट है इन दोनों का जो कि एडिशन के रूप में है वो आपका आ रहा है 3 प्लस 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू 8, इक्वल टू 8। तो तीनों में जो लास्ट वाला जो एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया दैट इज मोर इफेक्टिव, वो ज्यादा देखने में सही लग रहा है। तो ये जो आउटपुट रिजल्ट है या आउटपुट रिजल्ट पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। तो किस तरीके से हम उसका आउटपुट निकालते हैं, तो काफी सारी इस तरीके की चीजें हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिंपली रिजल्ट निकाल देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उस रिजल्ट का एनालिसिस भी आप आउटपुट में कर दें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग अ प्रोग्राम विद द स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स प्रायर टू डिलीवरी टू द एंड यूजर्स। कहने का मतलब कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो किसी भी प्रोग्राम को एक्सरसाइज करने का तरीका है, और विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक इंटेंट, मतलब कि उस प्रोग्राम को जब हम लोग जो प्रोग्राम में हम लोगों ने जो इनपुट डाला होगा या फिर जिस तरीके से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, उससे ये भी पता चल जाता है कि कई तरीके के एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं जो कि फाइंड आउट हो जाता है प्रायर टू द डिलीवरी टू द एंड यूजर्स। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्या है? टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ऑब्वियसली जब भी टेस्टिंग होती है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, और विथ देयर इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स, इस भाव से होती है कि उसमें कुछ भी अगर एरर्स हुआ तो वो हमें पता चल जाए। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अ गुड टेस्ट केस इज वन ऑफ द हाई probability of finding on as yet undiscovered error। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे टेस्ट केसेस, ये जो टेस्ट केसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो टेस्ट केसेस होते क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि जब भी हम लोग टेस्ट केस की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने जब टेस्टिंग की तो टेस्टिंग के दौरान जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन में अगर कोई एरर आ रहा है या वो एग्जीक्यूशन में सही आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग लिखते हैं, उसका हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं कि कौन से पार्ट में कहाँ पर कौन से चीज से क्या सही आंसर आया और कौन से पार्ट में क्या गलत आंसर आया या एरर आया। तो वो दोनों चीज को हम लोग लिखते हैं। तो जो एरॉनियस पार्ट होता है वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो करेक्ट किया जा सके, और जो सही पार्ट है वो इसलिए लिखते हैं ताकि जो आगे के नेक्स्ट जो कई सारे सॉफ्टवेयर बनेंगे उसमें भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हम लोग कर सकें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी हमें सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे बनाने को या फिर क्लाइंट के तरफ से जो भी सॉफ्टवेयर आएगा हमें बनाने को जो दिया जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर्स हम लोगों के लिए काफ़ी जल्दी बनाने का जो है थोड़ा सा टाइम कम लगेगा अगर पहले से कुछ कोडिंग्स की हुई हो। तो इसलिए जो है हम लोग जितने भी कोडिंग्स करते हैं उसके सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं, और वही टेस्ट केसेस जो है आपको प्रोड्यूस भी कर दिए जाते हैं जो क्लाइंट है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो भी टेस्ट केसेस को समझता है और समझता है कि अच्छा टेस्ट केसेस जब लिखे गए इसका मतलब टेस्टिंग हुआ है कई बार, और इसमें आपका वो सारी अंदरूनी चीजें हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग में को रन कराने में दिक्कतें आई होंगी, तो उनके लिए भी ये गुड होता है। A successful test is one that discovers as
येट अनडिस्कवर्ड एरर। काफी बार जो है इस तरीके के टेस्ट केसेस, ये जो सक्सेसफुल टेस्ट होते हैं, जो कि आपका एरर तो फाइंड आउट कर देते हैं, लेकिन कई बार वो एरर भी उतने सही नहीं होते हैं जितना सही हमें एरर्स मिलने चाहिए। तो इसीलिए जो है कई बार 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 टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग प्रिंसिपल। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल। जो टेस्ट हैं वो सारे ट्रेसेबल होने चाहिए। ट्रेसेबल कहने का मतलब क्या है? ट्रेसेबल कहने का मतलब ये है कि आपके जो टेस्ट आपने जो भी किए हैं वो सब पता चल सके कि आपने एक्चुअली में उस पर्टिकुलर कोड का टेस्ट किया है कि नहीं किया है। तो वो तो आपका डॉक्यूमेंटेशन से भी पता चल जाएगा। दूसरा, जब भी आप टेस्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का जो टेस्टिंग है उसका एक स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है हम लोग रख लेते हैं, ताकि ये पता चल सके ये टेस्ट किया और इस तरीके का रिजल्ट आया। तो ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो जिस तरीके का कस्टमर का नीड है वही उस तरीके का कस्टमर के नीड को पूरा करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट को ट्रेसेबल बनाते हैं, ताकि कस्टमर को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। टेस्ट शुड बी प्लान्ड बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। तो टेस्टिंग करने से पहले टेस्ट का प्लान बन जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब टेस्टिंग करेंगे तो टेस्ट का प्लान तो पहले ही बनाएंगे। 80% ऑफ द एरर्स आर इन 20% ऑफ द कोड्स। तो ये भी टेस्टिंग का प्रिंसिपल है कि भाई जो आपका मैक्सिमम जो एरर आएगा वो कुछ ही कोड में आने वाला है। तो पूरे प्रोग्रामिंग के 20% में ही आपका 80% एरर आता है। तो मतलब हम लोगों को उसी 20% पे ज्यादा ध्यान देना है जिसमें कि एरर्स आ रहे हैं। टेस्टिंग शुड बिगिन इन द स्मॉल एंड प्रोग्रेस टू द लार्ज। तो टेस्टिंग जो है वो हम लोग छोटे रूप में शुरू करते हैं, और उसको छोटे रूप में शुरू करने के बाद उसको हम लोग छोटे से फिर बड़े पैमाने के रूप में उसको हम लोग ले जाते हैं, और उसकी पूरी की पूरी टेस्टिंग हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग की टेस्टिंग हम लोग पूरा कर देते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्या होता है कि कुछ ऐसे टेस्टिंग होते हैं जिसमें कि आप टेस्टिंग तो कर देते हो, उसको करेक्ट भी कर देते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप टेस्टिंग करते करते जो है वो इतनी बार कोड को टेस्ट किया जाता है कि वो जो कोड्स होते हैं वो कई बार जो रिजल्ट देते हैं वो उसमें टेस्टिंग करते करते कुछ ऐसे चेंजेस कोड में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसके कारण जो है पहले तो एरर ठीक दे रहा था, बाद में कुछ गलत भी देने लगता है। तो ये चीज बहुत पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसकी, ऐसी टेस्टिंग की। तो उसको हम लोग जो है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कहते हैं कि भैया उसको मशीन में ही लगा दो टेस्टिंग के लिए, उसके लिए एक अलग प्रोग्रामिंग कर दो और वो अपना टेस्ट करता रहेगा। उसके लिए ह्यूमन ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, तो उसको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कहते हैं, जो कि जरूरत नहीं पड़ती है और ह्यूमंस टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आपको सही समय पे सही चीज मिल सके। टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इफ पॉसिबल। अब देखिए एक चीज है कि जब भी टेस्टिंग होती है तो वो जो डेवलपर होते हैं वही नहीं करते, जनरली उनको करना होता है जो कि डेवलपमेंट जिन्होंने नहीं किया हुआ। अगर जिन्होंने नहीं किया है डेवलपमेंट उनके हाथ में दीजिएगा तो वो उसको हर तरीके से टेस्ट करेंगे। लेकिन कई बार जो डेवलपर्स होते हैं उनको तो सारे लूप होल्स पता होते हैं, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक किया है, कहाँ कहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ही डेवलप किया है। तो वो अपने प्रोग्रामिंग को अपने ही तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज लगा दे, ये चीज लगा दे, इसका मतलब ये सही है। किसी भी सपोज कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, आप खुद ही आंसर जो लिखिएगा, आप जो आंसर लिखेंगे वो तो आपको लगेगा ही कि मैंने सबसे बेस्ट आंसर लिखा है। लेकिन
ये दूसरा या तीसरा बंदा होगा जो आपका क्वेश्चन पढ़ेगा, आपका आंसर पढ़ेगा, तो आपकी गलतियों को निकालेगा कि अच्छा आपने ये चीज नहीं लिखा, आपने वो चीज नहीं लिखा। और जब तक आपको बताएगा नहीं तो आप उस पर, आपका ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है कि अच्छा ये चीज भी इंक्लूड करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपने बारे में तो आप सोच ही रहे हैं कि मैंने तो सारा कुछ लिख दिया है, कोई चीज छोड़ा नहीं। लेकिन दूसरी की नज़र से आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो छोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है कि किस तरीके से जो है जो टेस्टिंग जो कंडक्ट किया जाए वो किसी और थर्ड पार्टी से करवाया जाए, ताकि जो है हमारे एरर्स जो हैं वो कुछ अच्छे तरीके से हमें मिल सके। सॉफ्टवेयर डिफेक्ट काउजेस, तो कई बार जो है सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स होते हैं और उस सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स के कुछ कई बार जो है उस सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट का कारण भी होते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट होने में, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला है स्पेसिफिकेशन वे बी रॉन्ग। जो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई किया गया है, मतलब बताया गया है, उसका जो क्लाइंट ने जो 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 रिक्वायरमेंट्स बताई है, वो हो सकता है कि पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट सही नहीं है। दूसरा है स्पेसिफिकेशन में भी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। तो स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स बताया गया है उसको, ये भी चीज़ है कि उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल हो। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण, जो आपका प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग है, जो आपने प्रोग्राम को डिजाइन किया है, वो प्रोग्राम डिजाइनिंग में हो सकता है कहीं दिक्कत हो। और चौथा है आपका प्रोग्राम जो है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है वही करेक्ट ना हो, सही ना हो। तो ये सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के काउजेस हैं। ये चार काउजेस हैं जो मेन काउजेस हैं। और इसी काउजेस में जो है इसी काउजेस के कारण जो है हम लोग कई बार जो है देख पाते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो कुछ एरर्स भी हमें दिखते हैं। तो उसमें कौन कौन से टाइप्स के एरर्स होते हैं वो यहाँ पर लिख दिया गया है। एल्गोरिथमिक एरर, हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम से पहले जो है एल्गोरिदम लिखा जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग को करने से पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है। मतलब जरूरी नहीं है एल्गोरिदम लिखना, लेकिन एल्गोरिदम आपके दिमाग में होना चाहिए, उस सब वो समझ में आना चाहिए कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग की है दैट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिदम। किसी ना किसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए वो काम होना है, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएशन हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्रिएशन बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए जो है हमेशा वैसे प्रोग्रामों को इंक्लूड करें जिसके एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं या फिर एल्गोरिदम पर बेस्ड है। कंप्यूटेशन एंड प्रिसीजन एरर, कई बार कंप्यूटेशन और प्रिसीजन एरर, सब कुछ सही हो, सब कुछ सही होने के बाद भी एक कंप्यूटर में वही प्रोग्राम सही चल रहा है, दूसरे कंप्यूटर में वही प्रोग्राम गलत चल रहा है। तो ये होता है। कॉपी पेस्ट भी करके देख लो, पेन ड्राइव में लेकर के कॉपी करो फिर वहां पेस्ट करो तो भी एरर आता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम कैसे होता है? ये दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट ड्यू टू द हार्डवेयर्स हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। तो कई बार हार्डवेयर में नॉइज आ सकते हैं, कई बार हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसकी वजह से कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। कई बार डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ जाता है क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर फिजिकल जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो सही नहीं होने के कारण जो है हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो ईच फेजेस में, हर एक फेज जो आपको मैंने SDLC जो बताया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जरिए जो कहीं पर कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएशन के कारण जो है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एरर आ सकता है, या डॉक्यूमेंटेशन एरर के कारण आपका जो प्रोग्रामिंग है उसमें गलतियां आ सकती हैं। नेक्स्ट है
कैपेसिटी एरर और बाउंड्री एरर। कैपेसिटी एरर और बाउंड्री एरर कहने का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम को काम करने की क्षमता है, उसका एक बाउंड्री है, आप उसको अगर वायलेट कर दोगे तो फिर वो तो एरर देगा ही देगा। अब जैसे आपने किसी प्रोग्राम में लिखा इंट ए, और जब आप एग्जीक्यूट करा रहे हो तो उसको जो है, उस जो ए को आप नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, जो ए को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो दे रहे हो 3.4। तो भाई आपने गलती कर दी है ना, आपने इनपुट ही गलत करा दिया। 3.4 वो लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपने ए को डिफाइन तो कर दिया इंटीजर, तो वो इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैं बहुत ही छोटी चीज है जो कि इस तरीके की चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे एरर्स जो है आ सकते हैं, जो कि आपने जो प्रॉब्लम लिखा है, जो आपने प्रोग्रामिंग की है, उसके कैपेसिटी में ही नहीं है, वो उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग को एनहांस करना पड़ेगा। या फिर प्रोग्रामिंग को एनहांस भी नहीं कर सकते हैं तो आपको अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं काम कर रहा है, नहीं हो सकता है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। हो सकता है कि वही प्रोग्राम, उसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा में करें तो वो अच्छा रिजल्ट दे, और उसी टाइप का जो रिजल्ट है वो अगर सी में करें तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये दो चीजें, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन एरर। टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन एरर का मतलब होता है कि कई बार आपका जो प्रोग्राम है वो रिजल्ट तो देता है, लेकिन वो थोड़ा सा समय का ध्यान, मतलब कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो टाइम अगर ज्यादा ले रहा है, तो क्या होता है कि बाकी के जो आउटपुट हैं वो इनपुट पे डिपेंड करते हैं। तो आपका अगर एक प्रोग्राम गलत एरर दे रहा है या कुछ देर से आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें डिले आना शुरू हो जाएगा। तो टाइमिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। थ्रूपुट और परफॉर्मेंस एरर कहने का मतलब ये है कि आपका जो परफॉर्मेंस एरर है, थ्रूपुट है, वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस या थ्रूपुट है, जो थ्रूपुट बेसिकली होता है नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस पर यूनिट टाइम, तो वो अगर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस सही है तब तो आपका एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर थ्रूपुट में कुछ नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कम है या स्पीड कम है या आपका प्रोसेसर का वजह से भी थ्रूपुट ज़्यादा हो सकता है, उसमें मार्जिन ज़्यादा आ सकता है, तो उसमें परफॉर्मेंस एरर आने में, जो आपका सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्मेंस जो है दिक्कतें देगा। रिकवरी एरर भी होता है कई बार। कई बार क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, लाइट कट गई, या और आपके पास बैकअप नहीं था, कंप्यूटर शट डाउन हो गया। कंप्यूटर जो है अपने आप ही बंद हो गया, प्रॉपर शटडाउन नहीं हुआ। तो क्या होता है कि कई बार जो है हम लोग जब कंप्यूटर को खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि वो टाइम लेता है स्टार्ट होने में, अपने सारे प्रोग्राम्स को सेट करता है। तो उसके दौरान कई बार कई सारी चीज़ें डिलीट भी हो जाती हैं जो उसको एरर लगता है। तो वो एरर भी हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो आपका आपने अलग से सॉफ्टवेयर बनाया है उसके माध्यम से आ सकता है। नेक्स्ट इज हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एरर। कई बार हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं ला पा रहा हो, दिक्कत कर रहा हो, या हार्डवेयर जो है आपका सही से सही समय पर रिएक्ट ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है। स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर एरर्स, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं और वो प्रोसीजरल होते हैं। प्रोसीजरल कहने का मतलब कि जो आपका तरीका है उसमें कहीं पर कोई दिक्कतें आ जा सकती है, तो उस दिक्कतों को समझते हुए जो है एरर्स जो है हम लोग देखते हैं, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को हम लोग ध्यान में रख करके जो है काम करते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एरर्स आने हैं। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एरर्स हैं जिसको कि
वो झेलना ही पड़ता है हर कंप्यूटर में। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से जो है आपका सॉफ्टवेयर जो एरर्स हैं वो आपको दिखेगा। कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी चेकलिस्ट है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कुछ टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे बड़ा पॉइंट ये है ब्लैक बॉक्स और बिहेवियर टेस्टिंग बोलते हैं इसको। जो यहाँ देखिए गुड टेस्ट एट्रीब्यूट्स है, तो गुड टेस्ट एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि कैसा टेस्टिंग जो है बढ़िया होना चाहिए, अच्छा टेस्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसको गुड टेस्ट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो गुड टेस्ट एट्रीब्यूट्स में होता है कि अ गुड टेस्ट हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एरर। जो एक टेस्टिंग है, अच्छी टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है ताकि उसमें जो है आप एरर्स को अच्छे से ढूंढ सकें। तो ये टेस्टिंग अच्छी होती है। तो अच्छे से टेस्टिंग अगर करेंगे तो ही हमें एरर्स मिलेंगे। अ गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट। हमेशा ये जान लीजिए कि अगर आपने सही से टेस्टिंग किया है तो वो आपको रिजल्ट्स जो है वो कॉपीड रिजल्ट्स नहीं देगा, मतलब बार बार एक ही रिजल्ट नहीं देगा। अ गुड टेस्ट शुड बी, मतलब बार बार एक ही रिजल्ट देने का मतलब कि अगर आपने रिजल्ट्स अगर आपने कई बार टेस्ट किया है तो प्रोग्रामिंग में ये चीज़ नहीं आ सकता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता है कि आपका जो एरर्स है वो बार बार रिपीट हो जाए या बार बार उसमें कहीं कोई दिक्कतें आ जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कई बार टेस्ट कर। द गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट टू ब्रीड। कहने का मतलब कि एक हमेशा जो अच्छी जो टेस्टिंग होती है उसमें जो है हम लोग वो ये बताता है कि आपका प्रोग्रामिंग, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और उसकी कई बार टेस्टिंग की गई है, तो आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा अच्छा आएगा। क्योंकि टेस्टिंग के दौरान भी काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है उसमें सुधार लाते हैं। अ गुड टेस्ट शुड नॉट बी टू सिंपल और टू कॉम्प्लेक्स। तो ये भी चीज़ है कि जो एक अच्छा टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो टेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ टेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑलरेडी हम लोग ब्लैक बॉक्स तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। Thank you. Thanks a lot. We will be meeting in the next class.